हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे, चंगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जितने भी पेपर सोल्व करे हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग उनके वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, क्योंकि अभी आपके पास है ना ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास है ना चलते 40 दिन के आसपास बचे हैं। 40 दिन भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि 18 तारीख के आसपास आपका पेपर का डेट आ रखी है। इसका मतलब अभी जो है 38 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं। तो इन 38 दिन में आपको है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर देखें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हिसाब से सिलेक्टेड क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो देखो, 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी चाहिए हमें। वो कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9। ये होती है सबसे बड़ी संख्या। अगर इसके बाद अगर हम वो देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, जो है 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें क्या चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ये होता है 99,999 रुपये। रुपये ले लो, पॉइंट ले लो, नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी। और क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 1000। इसके नीचे आएंगे तो वो 3 अंकों की संख्या 999 बन जाएगी। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होगी 1000, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी 99,999 रुपये। हमें क्या बताना है, इसका अंतर। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो देखो, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 99,999 है, उसमें से हमें 1000 माइनस करना है। माइनस करने में देखते हैं क्या आता है। ये 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9, ये 8 और यहाँ 9। मतलब 98,999 हमारा सही आंसर है। कहाँ, ये सी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे जाते हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या प्रत्येक बच्चों की संख्या का 1/8 थी। क्या है, उनने बोला है कि नोटबुक बांटना है हमें। जितने बच्चे हैं प्रत्येक को बांटना है, और जितने बच्चे हैं उनका 1/8 नोटबुक किसको बांटना है ना, प्रत्येक को 1/8 नोटबुक मिलेगा। हम मान लेते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे कितने हैं हमारे पास, 8x है। ठीक है, और प्रत्येक को कितनी मिलेगी, प्रत्येक को बुक कितनी मिलेगी, जितने बच्चे हैं उसका 1/8 उनको बुक मिलेगी। इसका मतलब प्रत्येक बच्चों को कितनी बुक मिलेगी, हो जाएगी एक्स बुक। ठीक है, ये पहला जो हमारा स्टेटमेंट उसने बोला है वो हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोला है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती है। देखो, पहले हमारी बच्चों की संख्या कितनी थी, 8x थी। इसकी हमें क्या करना, आधा करना है। अब कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक, क्या बोला है कि तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलेगी, और प्रत्येक बच्चों को कितनी बुक मिलेगी, वो मिलेगी 16। इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी हो, कितने बच्चों को कितनी दे दी जाए, इधर आधे बच्चों को 16 मिलेगी, कुछ भी हो, पर टोटल जो बुक्स है वो तो सेम रहेगी, है ना। तो पहली कंडीशन में जो हमारी टोटल बुक्स है वो कितनी हो जाएगी, देखो 8x बच्चे हैं और प्रत्येक को कितनी बुक्स बांटी गई है, x बुक बांटी गई है। ठीक है, और यहाँ पर 4x बच्चे हैं और प्रत्येक को कितनी बुक बांटी गई है, 16 बुक। ये बुक और ये बुक टोटल बुक सेम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो, एक एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16,
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मतलब उनने प्रत्येक बच्चे को 8 बुक बांटी है। हमसे पूछा क्या है कि कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। तो देखो ये तो प्रत्येक बच्चे को बांटी गई। हमारे पास कुल बच्चे कितने थे, बच्चे कितने थे, वो थे 8x। इसका मतलब कि 64 बच्चे होंगे, है ना। और प्रत्येक को 8 बुक दी गई है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 512। इसका मतलब कि पूरी बुक्स जो है वो कितनी होगी, 512। कुछ नहीं करना इसमें, बस कुल बुक को निकाल लेना है। पहली कंडीशन में भी दूसरी कंडीशन में दोनों सेम हो गई। और फिर उसके एक्स की वैल्यू हो गई, मतलब कि प्रत्येक बच्चों को अपन ने 8 बुक दी है। और हमको क्या पूछा गया है, कितनी नोटबुक बांटी गई होगी, टोटल बताना है ना। देखो 8 बुक तो बांटी गई है और 8x टोटल बच्चे थे, तो हमने बच्चे कितने निकाल लिए, 64। इसमें बच्चे होंगे और प्रत्येक को 8 दी गई है। इसका मतलब कि इनका मल्टीप्लाई करके 512 इसका आंसर आ गया। मतलब 512 जो है पूरी नोटबुक इन बच्चों में बांटी गई है। समझ में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्स, एक्स एक व्यक्ति है, इमारत के बीच 11वें मंजिल जाता है, 11वें मंजिल पर है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। मतलब कि उसकी स्पीड जो है प्रति मिनट वो 57 मंजिल को चढ़ जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 91 मंजिल पर है, ठीक है। वो लिफ्ट का उपयोग करता है और वो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। इन गतियों से यात्रा जारी करना रखने है तो किस मंजिल पर उसकी लिफ्ट एक दूसरे पर मतलब आएगी, सामने सामने आ जाएगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो जो एक्स है वो अभी कितने पे है, 11वें मंजिल पे है, ठीक है। वाई जो है अभी 91 मंजिल पे है। समझ में आ गया। जो एक्स है ये ऊपर जा रहा है, वाई जो है नीचे आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है, ये तो 57 मंजिल प्रति मिनट चल रहा है और ये जो है 63 मंजिल प्रति मिनट नीचे आ रहा है। वो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। हमसे ये पूछा है कि ये कौन से मंजिल पे आके मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये कौन सा बन गया, ये सापेक्ष चाल वाला बन गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब कि इनकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, हम समय निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे, देखो अभी ये 91 मंजिल पे है और ये 11वें मंजिल पे है, तो इनके बीच में कितने मंजिल का अंतर है, वो है मंजिल का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। 40 मंजिल का अंतर है। इस अंतर को वो किस स्पीड से कवर कर रहे हैं, इनकी मतलब रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। 63 और 57 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। दूरी बटा चाल क्या होता है हमारा, समय होता है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कितने समय में मिलेंगे। पहले तो देखो ये 1/3 आएगा। 1/3 मतलब 60 से मिनट में है, सेकंड में करने के लिए 3 से 20 काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेकंड। इससे क्या पता चल रहा है कि वो जो है ना कब मिलेंगे, 20 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। देखो अब आपको ये निकालना है कि वो कौन सी मंजिल पे मिलेंगे, तो अपन एक्स को लेके चलते हैं। एक्स जो है 57 मंजिल प्रति सेकंड प्रति मिनट चल रहा है, मतलब 1 मिनट में वो 57 मंजिल चल रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 60 सेकंड होते हैं। तो वो 60 सेकंड में 57 मंजिल चलेगा। हमें चाहिए क्या, 20 सेकंड में वो कितना चल जाएगा। 20 सेकंड करने के लिए इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या भाग 3 से भाग देना पड़ेगा। इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 19 मंजिल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 सेकंड में 19 मंजिल चढ़ जाएगा, यही बोला गया है। अभी वो 11वें मंजिल पे है, जब वो 20 सेकंड 19 मंजिल चढ़ जाएगा तो वो कौन सी मंजिल पे आ जाएगा, वो हो जाएगा 30वीं मंजिल पे। इससे ये पता चला कि जो दोनों हैं वो 30वीं मंजिल पे आके मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा।
समझ में आया? चलो इसको थोड़ा पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये शेष है, मतलब उसके बैंक खाते में अभी इतने रुपए तो हैं। उसने क्या करा कि 74.35 रुपये जमा करा दिए और 50.17 रुपये निकाल लिए। इन इस जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है, हमें इसमें देखना है कि भैया उसने डाले ज्यादा है कि निकाले ज्यादा है। हमें साफ दिख रहा है कि उसने जमा ज्यादा करे हैं और निकाला जो है कम है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये पता चल देते हैं कि कितना उसने निकाला या कितना ज्यादा करा। ठीक है, तो देखो उसने जमा कितना करा, प्लस 74.34 जमा करा। निकाला कितना उसने, 50.17 निकाला ये। अब उसने मतलब ओवरऑल उसमें बच एक्स्ट्रा कितने डाले होंगे, देखो 34 में 17 निकालेंगे तो 17 आएगा, ये हो गया। ठीक है, 4 में से 0 जाएंगे 0, 7 में से 5 जाएंगे 2। इसका मतलब कि वो अभी भी प्लस 24.17 रुपीज एक्स्ट्रा डालेगा उसके अंदर। तो उसके पास अब कितने टोटल हो जाएंगे, वो हो जाएगा 125 के आसपास हो जाएगा ना, 125 पॉइंट कुछ भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, देखो 124 तो ये हो गया, 17 और 82 125 के आसपास हो गया है। उनने क्या बोला बाद में कि अब उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसके साथ वो 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद सकेगा। देखो टोटल उसके पास 125 रुपये बचे हैं, 125 रुपये बचे हैं और उससे 5 रुपए वाली चॉकलेट खरीदनी है। तो कितनी चॉकलेट खरीदेगा, तो डिवाइड कर देते हैं, मिल जाएगा 25 चॉकलेट। इसका मतलब जितने उसके पास पैसे बचे हैं उससे वो कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, वो हो जाएगा 25 चॉकलेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही शेष बचता है। देखो किसी भी मतलब वैल्यू को अगर अपन को भाग देना है और शेष बचाना है, भाग देना है किससे, 12 से भी भाग जाना चाहिए, 20 से भी भाग जाना चाहिए और 24 से भी भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम, तभी तो पता चलेगा कि तीनों से भाग जाएगा ना वो संख्या। तीनों से कब भाग जाएगा, जब इसका अपन एलसीएम निकालेंगे। 12, 20 और 24 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो 4 से भाग देंगे 3, 5, 6, 3 से जाएगा 1, 5, 2 और अभी यहाँ क्या बच जाएगा 2 और 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 3 12। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो क्या हो गया, 120। हम एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि ये जो नंबर है वो तीनों से भाग जाता है। ठीक है, उसने क्या बोला, जब हम 120 को 12 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे या 24 से भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, हमारा 8 बचना चाहिए, मतलब 8 एक्स्ट्रा बचेगा। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 120 तो था ही सही, प्लस 8 कर देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 128 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x प्लस 3 रेशो 5x प्लस 4 इक्वल, जो कोमा दे दिया, फिर से क्या बोला है, 3:4 का 3 गुना अनुपात होना चाहिए। 3 गुना मतलब यहाँ पर हमें ट्रिपलेट निकालना है, ट्रिपलेट करना है। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ है नंबर का, इसका क्या करना है, हमें घन या क्यूब कर देना है, ये उसका ट्रिपलेट होता है। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। बस ये इसके बराबर होना चाहिए, अनुपात में है ये। तो 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 4 बराबर 27/64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 64 ऊपर चला जाएगा और 5x प्लस 4 जो है 27 के पास चला जाएगा। तो देखो 64, 2x प्लस 3 बराबर 27, 5x प्लस 4। इसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 दूनी 128 एक्स, 64 तिहाई देखो 60 तिहाई 180 होता है, 4 तिहाई 12 मतलब 192 हो जाएगा ये, बराबर 27 पंजे 135 एक्स, 27 चौक 100
8। यहाँ तक समझ आया। अब देखो एक्स वाली वैल्यू एक तरफ रख देते हैं और नंबर वाली एक तरफ कर लेते हैं। तो जब 128 135 तरफ आएगा तो ये 128 माइनस में हो जाएगा। 135 में से 128 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, वो आएगा 7x। 108 जब 192 की तरफ जाएगा इसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 108 इसमें से घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4, यहाँ 8, मतलब 7x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 84 आ गई। 7x बराबर 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 7 84 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई 12। हमें x का वर्ग ज्ञात करना है, क्वेश्चन दिया हुआ ना x का वर्ग ज्ञात करना है, बस यहाँ वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 12 का वर्ग क्या होता है, 144, और यही इसका आंसर है, सी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 80 79 81 88 और 94 है। ठीक है, 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। देखो परसेंटेज मतलब 100 में से उसको 85 नंबर मिले, बात तो एक ही है। यहाँ पर 100 में से पहले में उसको 79 मिले, फिर 81 मिले, फिर 88 मिले, उसका 94 मिले। ठीक है, मतलब अब हमें 5वें की बताना है। तो देखो 85% अंक उसको पांचों में मिले होंगे, मतलब एवरेज जो है 85 पांचों में मिले होंगे। तो कुल उसको कितने अंक मिले होंगे पांचों सब्जेक्ट में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25, 8 45 और 42, इसका मतलब उससे कुल जो है 425 अंक मिले होंगे पांचों सब्जेक्ट में। अभी उसको पहले सब्जेक्ट में कितना मिला है, 79, दूसरे में 81, तीसरे में 88, चौथे में 94। इसको प्लस कर लेते हैं, 10 18 और ये 22, 9 8 17, 17 8 25, 25 और 9 34। अभी तक उसको कितने मिल चुके हैं, 342। और हमें पांचवा निकालना है तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो उसको पता चल जाएगा भैया उसको कितने नंबर मिले होंगे। ये हो जाएगा 3, 42 में से जब 34 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। इसका मतलब जो उसको पांचवें सब्जेक्ट में कितने अंक मिले होंगे, 83 मिले होंगे। बोला गया है कुछ वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। क्या बोला, 25% ऊपर अंकित करा गया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य या सीपी है वो 100 रुपये है, उस पर जो अंकित मूल्य है 25% ऊपर अंकित करा गया। अंकित मूल्य क्या होता है, हमारा मार्क प्राइस होता है, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। मतलब 125, 100 रुपये था, उससे 25% एक्स्ट्रा, तो 100 का 25 होता है तो वो हो जाएगा 125। अब क्या बोला है कि इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। पहली कंडीशन में क्या बोला उनने, 20% का लाभ पर बेचा गया। तो हम लाभ निकाल लेते हैं 125 का 20%, 20 पंजे 100, 55 25। ठीक है, मतलब पहले में उसे कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। सेकंड कंडीशन देख लेते अपन, 10% का हानि हुई है, 125 का 10% निकाल लेते हैं हम। देखो 0 से 0 कैंसल, ये जो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ उसे क्या हुआ, -12.5 का हानि हुई। ओवरऑल उसे जो है 12.5% का लाभ हुआ। तो देखो दो वस्तुएं थी, इसका मतलब कि दो का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। और जो हमने एमपी मान रखा था दो का, वो कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, और हमें ओवरऑल 12.5 का प्रॉफिट भी हुआ, तो यहाँ पर 12.5 ऐड हो जाएगा। ये कितना हुआ, 262.5, मतलब इतने में अपन ने बेचा है और 200 में हमने खरीदा था। यहाँ तक समझ में आया। देखो एमपी जो है अंकित मूल्य जो है 125 था, और ऐसे हमारे पास दो आइटम थी, तो हमारा जो टोटल अंकित मूल्य है वो 250 आ गई। और 12.5 का अंकित मूल्य पर लाभ भी तो हुआ है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 262, मतलब ये हमारा अब जो है ये हमारा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमें दिख रहा है कि 62.5% का जो है लाभ हुआ है। लाभ
जो हुआ है 62.5 का, किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे हुआ, मतलब क्रय मूल्य पर 200 का। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 31.25 आ जाएगा। यही पूरा ओवरऑल जो है प्रॉफिट हुआ है या लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 की लागत मूल्य ज्ञात करें। 945 की हो जाती है, अब हमें लागत मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो सक्सेसिव हो गया, ठीक है, और दूसरा रेशो मेथड से। मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जब तुम छूट देते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये छूट देने पर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्स जो है -30 हो जाएगा, वाई जो है -10 प्लस 30 गुणा 10/100। दो जीरो गया, तो 30 और -40 में से +3 करेंगे तो -37 हो जाएगा। इसका मतलब कि 37% का जो है उसको टोटल छूट दिया गया। तो उसे बेचा कितने में गया होगा, टोटल होता है हमारा 100 होता है, 100 में से 37% की छूट दी गई तो कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा हमारा 63%। ठीक है, और यही 63% की जो वैल्यू है हमें 945 दी हुई है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 945/63। 9 सतह 63, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45। ये हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 15 आएगा। मतलब 1% की वैल्यू 15 है। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य हरदम क्या होती है, 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए 15 इंटू 100 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही हमारी लागत मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, रेशो मेथड से करते हैं। ठीक है, रेशो मेथड में क्या होता है, 30% का हमें छूट दी गया है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3/10। उसी प्रकार 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। ठीक है, तो देखो कोई चीज जो है 10 की थी, 3 की छूट दी गई तो अब कितने में बिकी होगी, वो 7 में बिकी होगी। उसी प्रकार कोई चीज अगर 10 की थी दूसरे में, अब वो कितने में बिकी होगी, 9 में बिकी होगी। अब देख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 की चीज है अब वो 63 में बिकी होगी, यही बोला गया है। और हमारे पास किसकी वैल्यू दी है, बिकी हुई वैल्यू। मतलब वो कितने में बिकी थी, 945, जो 63 की वैल्यू थी। और हमें किसका निकालना है, उसकी लागत मूल्य निकालना है। ये हो जाएगा 15 बार, और इससे भी हमारा कितना आ गया, 1500। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सक्सेसिव लगा लो या आप रेशो मेथड लगा लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है। ठीक है, देखो साधारण ब्याज क्या होता है, जिसमें सिर्फ परसेंटेज मिलता है, जो मूलधन पे हमें ब्याज मिलता है, मूलधन पे ब्याज मिलेगा बस। ठीक है, साधारण ब्याज में। पर चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसकी वजह से साधारण ब्याज से हमें चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा ब्याज मिलता है। तो देखो साधारण ब्याज में क्या बोला हमने, 10% के हिसाब से 2 वर्ष में हमें टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा, ब्याज के रूप में मिल जाएगा हमें 20%। बट जो चक्रवर्ती ब्याज है इसमें क्या होता है, पहले साल तो 10% मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, प्लस तीसरे साल जो ब्याज है ब्याज पे भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। ये हो जाता सक्सेसिव मेथड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, देखो डबल जीरो से डबल जीरो गया, तो ये हो जाएगा 21 टोटल परसेंट। ठीक है, यहाँ पर 20% मिल रहा है। साधारण ब्याज पे हमें कितना मिल रहा है,
20%, ये हमारे साधारण ब्याज की वैल्यू हो गई और ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू हो गई। तो परसेंटेज में हमें कितना ज्यादा मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 1%, और इसी 1% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1 रुपए, मतलब कम मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से ज्यादा मिल रहा है। बात तो एक ही है, 1% की वैल्यू हमारी 100 हो गई। जो मूलधन होता है वो हरदम क्या होता है, 100% होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ 1% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर हो गया, तो 100 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालें। इसके पहले हमें अंतर दिया हुआ था, अब हमें अंतर निकालना है। तो देखो 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 × 3, मतलब टोटल 30% साधारण ब्याज हो जाएगा 3 साल। उसी में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो जाएगा, पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10, इस यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा 21%। 2 साल का हो गया, हमें तीसरे साल का भी निकालना है। ठीक है, देखो 21 तो मिल ही रहा है, फिर 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पर, प्लस 21 × 10/100। इस जीरो से ये जीरो गया, ये हो जाएगा 21, इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 31 और 2.1, ये हो जाएगा 33.1। क्या समझ में आया कि जो साधारण ब्याज था वो 3 साल में हमें 30% मिला है, क्या साधारण ब्याज है ना, और जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती, वो कितना मिला है हमें, वो मिला है 33.1%। तो कितना ज्यादा मिला हमें परसेंटेज में, वो मिला हमें 3.1%। अब निकाल लेते हैं कि 2000 का 3.1% कितना होता है, पता चल जाएगा कितने एक्स्ट्रा रुपए मिले। 2000 का 3.1% कितना होता है, तो ये जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 31 दूनी कितना होता है, वो होता है 62 रुपए। इसका मतलब कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 62 रुपए है। इसका सही उत्तर कौन सा, बी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया, मतलब जो भी लाभ हुआ उसको इन्हें आपस में साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 का था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 4400 रुपए कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। ने क्या बोल दिया हमें पहले कि जो एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, इनको टोटल जो लाभ है वो कितना हुआ है, 3000 का हुआ। पहले स्टेटमेंट ने ये बोल दी। दूसरी क्या बोल दी कि जो एक्स है उसको जेड की तुलना में 400 रुपए कम मिला है। जो भी जेड को मिला होगा, मतलब पहले क्या, एक्स को जो पैसे हैं वो जेड की तुलना में 400 रुपए कम मिले हैं, यही बोला ना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिख लो सारे पहले। तीसरा, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, तो वाई को भी जेड से 200 रुपए कम मिले हैं। समझ गए। अब देखो यहाँ x की वैल्यू z में है, y की वैल्यू भी z में है और ये भी z में है। इसे हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तीनों जो है z में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या थी, z -400 थी, प्लस y की वैल्यू क्या थी, z -200 थी। इसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, और z तो z ही था, बराबर 3000। इससे क्या हुआ, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी ना, तो z की वैल्यू से हम x और y भी निकाल सकते हैं। देखो z यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3z माइनस ये 600 है, बराबर ये हो जाएगा 3000। ठीक है, तो 3z बराबर हो जाएगा 3600 और z बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1200।
3 से जब भाग देंगे तो ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा x है वो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 400, ये हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1200 z की वैल्यू है माइनस 200 कम मिले हैं उसको, इसका मतलब इसे कितना मिला होगा, 1000 मिला होगा। बस हमें इन तीनों का अनुपात निकाल देना है। x को मिला है 800 अनुपात y को मिला है 1000, और जो z है उसे मिला है कितना, 1200। 3 जीरो से तो 3 जीरो, 2 जीरो से सबके 2 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि उनने जो लाभ को किस अनुपात में बांटा है वो है 4, 5 और 6। हमारा सी वाला सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। कौन कौन है, एक तो मदर है, फादर है और 3 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए अपन चाइल्ड लिख लेते हैं, C1 C2 C3, 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, इसकी माता पिता की औसत आयु बोली है, कुल आयु नहीं बोली, औसत आयु। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने लोग हैं उतने लोग को उतने लोगों से डिवाइड कर देते हैं, जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, औसत निकल जाता है। तो देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, एक तो माता है और एक पिता है, मदर और फादर है। इनका औसत कितना बोला है हमें, 36 बोला है। तो माता और पिता की जो कुल आय है, कुल आयु है वो कितना हो जाएगी, 72 साल। ठीक है, बच्चों की औसत आयु 10 है। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो C1 C2 और C3 है। इनका औसत कितना है, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 10 है। इन तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 वर्ष। यहाँ तक सुनना है। अब क्या बोला, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखो इनकी जो कुल आयु हो गई, माता पिता की 72 और बच्चों की 30, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, 102 हो जाएगी। और टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 2 तो ये हो गए और 3 ये, मतलब 5 लोग हैं, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या निकल जाएगी, हमारे यहाँ से औसत आयु निकल जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये नहीं जाएगा तो इसका लगेगा 0। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है, ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20। इसका मतलब इनकी जो औसत आयु है वो हमारी कितनी आ गई, 20.4 आ गई। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 वस्तुएं 15 की औसत की कीमत पर बेची गई, मतलब उसके बाद 18 वस्तुएं हैं उसको उनने 15 की औसत से बेच दी। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, मतलब उनमें से जो 18 थे, 18 में से एक तो 12 अलग बोला उसने, बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। ठीक है, तो 12 वस्तुओं की लागत मूल्य कितनी थी, 16 रुपए, मतलब ये 12 जो वस्तुएं हैं वो कितने की बनी थी, 16 रुपए की बनी थी। 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। इसका हमें क्या, लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यदि लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो, मतलब जितने की वस्तु उसने बेची है उतने की उसने बनाई भी होगी। देखो उसने बेची कितने की है, ये टोटल जो 18 वस्तुएं हैं उससे 15 के हिसाब से बेची है बराबर। शुरुआत की जो 12 वस्तुएं हैं उसे 16 के हिसाब से बेच दी, प्लस 6 वस्तुओं को वो अब कितने में बेचेगा, एक्स में मान लेते, तो ये जो बराबर हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर होगा, बस यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो 15 8 120, बचेंगे 12, 15 15 और 12 37 हो जाएगा। सही कर रहा हूं मैं, 18 पंजे 90 कर लो, 9 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 9 27 हो जाएगा। पूरी गलत कर दिया मैंने, 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 12 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। ठीक है, 12 छंग 72, 12 एकम 12 और 7 19 हो जाएगा। 192 यहाँ हो गया, ये तो 6x था ही सही, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 70 और 8 78 बचेगा यहाँ पर, और ये 6x तो है ही सही। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 6 कम 6 6 3 18, मतलब जो बची हुई वैल्यू है 6 वस्तुएं हैं उसको बनाने में 13 रुपए आए हैं, प्रत्येक को 13 रुपए आए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा,
सी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहला हमें क्या बोल दिया इनने, जो ए है वो कितने दिन में कर लेगा, ये 8 दिन में। बी जो है 12 दिन में। सी हमसे क्या है पूछा गया है। और एक और चीज बोल दी, ये तीनों मिलकर 3 दिनों में भी कर लेंगे। तो ये तीनों मिलकर मतलब ए, बी और सी मिलकर इसे 3 दिन में कर लेंगे। तो देखो इनका पहले कल क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 12 और 3 का जो एलसीएम है वो हमारा 24 आएगा। इससे इनकी क्षमता पता चल जाएगी कि ए की क्षमता कितनी है। तो ए की क्षमता हो जाएगी 3, बी की क्षमता हो जाएगी 2 और ए बी सी इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। ठीक है। उनने क्या बोला है कि जो सी है इसे कितने दिन में करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा उसके लिए हमें सी की क्षमता पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है ए की क्षमता हमें पता है 3 है, बी की क्षमता जो है 2 है और हमें ये पता है कि ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है 8 है। तो यहाँ से हम ए बी की क्षमता घटा देते तो सी की आ जाएगी हमारी। तो ए बी की टोटल क्षमता कितनी है 5 है। ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 8। तो सी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है कि कितने दिनों में वो पूरा कर लेगा। देखो कुल कार्य कितना है 24 है और 3 की क्षमता से वो यह काम कितने दिन में कर लेगा, वो यह काम कर लेगा 8 दिनों में। समझ में आया यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो औसत गति क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो औसत चाल है, क्या औसत चाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कुल दूरी, जितनी दूरी उसने चली होगी कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल समय भी चाहिए हमें। देखो यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है। पहला तो उसने 120 किलोमीटर यहां चल गया और दूसरा 120 किलोमीटर यहां चल गया। टोटल वो कितना चल गया 240। इसका मतलब हमारे पास कुल दूरी तो आ गई कि वो 240 किलोमीटर चल गया, पर हमें चाहिए कुल समय। तो देखो पहली बार में उसने 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से चला है, इसका मतलब यहाँ उसे 2 घंटे लगे होंगे। और दूसरी कंडीशन में उसने 120 किलोमीटर को 80 की स्पीड से चला है, तो यहाँ पर उसने कितना लिया होगा, 1.5 घंटा लिया होगा, मतलब 1.5 आवर लिया होगा। ठीक है, तो कुल समय कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3.5 आवर्स। ठीक है, दोनों चीज आ गई, कुल समय हमारा आ गया 3.5 आवर्स। बस पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। तो देखो कुल दूरी है 240 बटा समय जो हमारा है 3.5, पॉइंट हटा यहाँ लगा। तो ये किससे जाएगा, 5 से चले जाते, 5 सतह 5 चौक 20, 5 अठ 40, 480। 7 से जब भाग देंगे 7 छंग 42। ठीक है, 42 हुआ तो यहाँ पर 6 जीरो बचा, 7 अठे 56 होता है। देखो 68 के इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बी वाला, तो आगे करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन देखो और टिक करो, आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करते तो दूसरी कार की गति क्या होगी। देखो हमें पहली कार और दूसरी कार की गति का अनुपात दिया हुआ है कि भाई ये अगर 10 चल रही होगी तो दूसरी कार जो है कितनी चलेगी, हमारी 11 चलेगी। और हमें एक कंडीशन दे रखी है, जो पहली कार है वो 500 किलोमीटर कितनी देर में चलती है, 10 घंटों में। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या चाल मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। यहां से हमें चाल पता चल जाएगी पहली कार की, है ना। तो पहली कार की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 500 किलोमीटर बटा 10।
ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कार 1 है उसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशो हमें क्या दी हुई है कि वो 10 है। ठीक है, तो कार 1 जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और रेशो में 10 है। इसका मतलब यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 का मल्टीप्लाई। और रेशो में ये होता है कि इस तरफ अगर जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे वही कैलकुलेशन दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। तो जो हमारी C2 है उसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो C2 कार है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा। और यही हमसे पूछा है कि दूसरी कार की गति क्या है, तो वो हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, कभी भी अगर कोई सी भी चीज तोड़ मड़ोड़ के पिघला के दूसरी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका जो आयतन होता है वो हमेशा, आयतन जो है हमेशा बराबर रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस दोनों का जो आयतन है उसे बराबर कर लेना है। तो देखो, जो गोला है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी हुई है और जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो, जो गोले की जो आयतन है, गोले का क्या आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया, हमारा गोले का आयतन हो गया। ठीक है, और जो बेलन, सिलेंडर को अपन बेलन बोलते हैं हिंदी में, बेलन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा πr² h हो जाता है। ये इसका आयतन हो गया गोले का और ये जो है बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, इसको अपन नाम 2 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे रहेंगे तो देखो, यहाँ पर 4/3 तो सही था, पाई भी ठीक है। जो पहली वाली त्रिज्या गोले की थी वो कितनी थी, 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 9 का क्यूब हो जाएगा बराबर पाए। दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी थी, 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। और हमें क्या निकालना, ऊंचाई निकालना ही है, एच ऐसे ही रहेगा। देखो, पाए से पाए तो कैंसिल हो गया, ये 3 9 होगा, 9 से 1 9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, तो देखो एच जो है कितना हो जाएगा, 4/3। 9 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, एक बार हट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 9 3 27, 27 चौक 108। मतलब जो बेलन है उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 108 सेंटीमीटर। ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो अगला देखते हैं। देखते हैं हम, वो क्या बोल रहा है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग करना है, फिर 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का फिर योग करना है, उसका इनका गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित है वो कौन सी होती है। हमें ये तो पता है कि 4 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000, है ना। इसको हम 6 से विभाजित करके देखते हैं कि हमें कितने एक्स्ट्रा नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 जीरो, हाँ 4 6 छंग 36, यहाँ पर भी 4 जीरो। ठीक है, फिर 6 छंग 36 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 4। शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 4। या तो हम इसको 4 से घटा देते, 4 घटा देते हैं, पर 4 घटाने पे ये 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी। अब 4 को क्या करें कि हमारा 6 बन जाए, तो 4 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 बन जाएगा, और जब हम 6 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यही बोला है कि इसमें ये कौन सी संख्या हो जाएगी जो सबसे छोटी होगी, तो वो हो जाएगी 1002, जो है 6 अंक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते हैं। अभी 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो पहले देखो 1000 को हम भाग करके देख लेते हैं, सॉरी 10,000 को कितना आता है हमारा, 99। एक बच्चे का 0, ये कटेगा नहीं तो यहाँ 0 0, 9 से भाग देंगे तो 99। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 1 बच गया। एक अगर इसमें माइनस कर देते तो वो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें क्या चाहिए, 10 अंक, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए। देखो यहाँ 1 है, 1 में हम क्या जोड़े कि हमारा 11 आ जाए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा,
10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो 11 से पूरा भाग चला जाएगा। देखो ये संख्या फिर क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 10,010। ये वो संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और जो 6 से विभाजित होने वाली है वो 1002 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अंकों का योग है वो हो जाएगा 3, यहाँ पर जो अंकों का योग है वो हो जाएगा 2। बस इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है, 3 दूनी 6 हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमको लगता है कि हमारा आज का सेशन यही खत्म हो जाता है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, दूसरा इसे लाइक करना है, और तीसरा जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँ। ठीक है, चलो आज का फिर हम यही अपना सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।